नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि फिलहाल राजनीति के बीच में काफी गरमाया हुआ है। एक टैक्स है जिसकी चर्चा सुर्खियों में है। सुर्खियां कैसे बनी हैं? तो कारण है कि फिलहाल इलेक्शन का फेज चल रहा है। 26 तारीख को यानी कि कल इलेक्शन का सेकंड फेज में मतदान होना है। ऐसी स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस, जो कि भारत की दो प्रमुख पार्टियां हैं, ये अपने अपने तरह से अपने अपने लोगों को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास कर रही हैं। इसी बीच में सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष माने जाते हैं, इन्होंने विरासत टैक्स पर कुछ बयान दिया है। विरासत टैक्स पर दिए बयान के चलते इनका बयान ही फिलहाल चुनाव के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। हेडलाइंस बनती हैं प्रधानमंत्री का एक बयान, और वो बयान है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी कि कांग्रेस चुनाव अगर जीतती है तो इनका लूटना चुनाव से पहले तो जारी है ही, जिंदगी के पहले तो जारी है ही, आप जब नहीं रहेंगे तब भी कांग्रेस लूटती रहेगी। इस प्रकार की बयानबाजियों के चलते चुनाव के अंदर ये वाली चर्चा आने लगी, तो हमने आपके साथ में समझाने का प्रयास किया कि वो आफ्टर ऑल क्या है इनहेरिटेंस टैक्स, जिसको लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद का कंसेप्ट क्या है, आइए आज के सेशन में समझते हैं। सैम पित्रोदा, जिनके बारे में ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, उनके बारे में भी थोड़ी बेसिक जानकारी रखेंगे। आपसे गुजारिश कर लेते हैं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो आरएएस परीक्षा के लिए तैयारी हमारी तरफ से कराई जा रही है, जिसमें मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं। इंडिविजुअली भी आपके लिए उपलब्ध है। हमारे रिकॉर्डेड बैचेस भी उपलब्ध हैं जीए फाउंडेशन के, और हमारे नोट्स भी उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जो आपके साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है एप्लीकेशन, वो देख लें। साथियों, जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाती हैं तो अपने स्तर पर वो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं। घोषणा पत्र का मतलब है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम अपने मतदाताओं को ये आश्वासन देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनकर आई तो हम इन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसे चुनावी घोषणा पत्र कहा जाता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो। कांग्रेस ने भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया था। उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में न्याय की बात की गई थी। हिस्सेदारी न्याय के अंदर सामाजिक न्याय की बात करते समय कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक समानता का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। इसका मतलब यह हुआ कांग्रेस के द्वारा जो बयान दिए गए। आप खुद ही राहुल गांधी जी का भी बयान सुन लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकर के क्या कुछ कहा है या नहीं, इस बयान को सुने। जाति जनगणना को थोड़ा समझाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा कास्ट सर्वे नहीं है, अभी हो सकता है आपको ये आवाज सुनाई ना दे रहा हो। इसमें जो ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी शामिल होगा। इसको हल्का सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। कास्ट सेंसस, कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस, यानी कि कौन सी जाति है, कौन सी जाति के पास में कितने संसाधन हैं, कौन से किस पद पर विराजमान हैं, कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, देश की कितनी आबादी के पास कितना धन है। इनका जो असल उद्देश्य है वो ये बताना है कि देश की 90% आबादी ऐसी है जिसमें चाहे वो ओबीसी से हों, दलित से हों, एसटी एससी से हों, वो लोग देश के संसाधनों पर सबसे कम अपना नियंत्रण रखते हैं। वहीं देश की लगभग 10% आबादी, जिसके अंदर जनरल कास्ट की तरफ इनका इशारा है कि ये वो लोग हैं जो देश की संपत्ति पर अपनी तरफ से ज़्यादा हक रखते हैं। इनके पास में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस हैं, इनके पास में सबसे ज़्यादा न्यूज़ नेटवर्क्स हैं, इनके पास में प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इनके पास न्यायपालिका में इंटरफेरेंस है। तो बोले ये जो चीज़ है ना, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम जीतने के बाद में इस जाति के आधार की कौन सी जाति का किस जगह कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका सर्वे करवाएंगे, और इस सर्वे के बाद में हम इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। दुरुस्त करने का प्रयास से मतलब क्या है कि जिनके पास में संसाधन है उनसे लेकर दूसरों में दे दिए जाएंगे। ये जो धन का
समान बंटवारा, ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ी साम्यवादी विचारधारा की तरह से है। साम्यवाद के अंदर भी इसी प्रकार से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट किया जाता है। फिर चाहे रूसी क्रांति हुई हो चाहे चाइना की क्रांति, साम्यवादी विचारधारा में यह माना जाता है कि सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए, सभी संसाधनों पर सबका अधिकार होना चाहिए और संसाधनों का किसी एक व्यक्ति के पास, जैसे बहुत से फैक्ट्स फिगर्स मार्केट में उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि भारत के जो 1% टॉप लोग हैं उनके पास 40% वेल्थ है। ऐसे हमारे पास बहुत से आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर रिच लोगों के पास कितना धन है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक सेशन किया था, ये मैनिफेस्टो तो अब बना है, हमने इस पर 1 साल पहले लास्ट ईयर, और भी अब तो 1.25 साल हो गया है, उस पर सेशन किया था बातें बाजार की पर, जब मैंने ये कहा था कि भारत के अगर 21 लोग चाह लें तो भारत सरकार को 18 महीने तक एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़े। यानी इनके पास इतना धन है कि ये पूरे देश को 18 महीने तक चला सकते हैं। इन लोगों के पास, मात्र 21 लोगों के पास अपनी पर्सनल वर्थ इतनी है। तो निश्चित ही ये सुनने के बाद बड़ा क्रांतिकारी आइडिया लगता है, और क्रांतिकारी आइडिया है। इसी कारण से दुनिया भर में जितनी भी साम्यवादी क्रांतियां हुई हैं वो क्रांति होती ही इस तरह से हैं कि सर्वहारा वर्ग को, यानी कि जो जन सामान्य है, जो गरीब है, उसको ये एहसास दिलाया जाए कि आपके संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का, एक जाति का, एक कम्युनिटी का अधिकार है, आपको उससे वो अधिकार लेना है। तो चाहे रूसी क्रांति हुई हो, चाहे फिर चीन के अंदर माओवाद का प्रभाव रहा हो, माओवादी क्रांति रही हो, इन सब में वर्ग संघर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा है। फिलहाल राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं उसमें भी वो इसी बात पर इशारा कर रहे हैं कि देश के संसाधनों पर 10% लोगों का प्रभाव है और बाकी बचे जो 90% लोग हैं इनके पास में हम धन पहुंचाने का काम करेंगे, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। अब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं? हो सकता है अमीरों पर और टैक्स लगाया जाए, हो सकता है अमीरों की संपत्तियों को उनसे ले लिया जाए, तमाम प्रकार के आइडियाज हो सकते हैं। खैर, इन्होंने अपने स्तर पर जब ये बातें कही तो एक बार के लिए लोक लुभावन लगती है, यानी कि सुनते ही ऐसा फील आता है कि वो कितना अच्छा दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि सबके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, 15 लाख 20 लाख कितने लाख रुपए आ जाएंगे जब काला धन वापस आ जाएगा। वो नहीं आया वापस, ना ही लोगों के अकाउंट में पैसा आया, बाद में वो चुनावी जुमलेबाजी कहलाया। ऐसे ही अब फिलहाल राहुल गांधी जी एक दूसरा सपना बेच रहे हैं। सपना यह है कि अमीरों का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अमीरों का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो ये चीज़ भी अपने आप में बड़ी फैसिनेटिंग लगती है कि सोचो अंबानी अडानी का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया तो क्या होगा, सोचो मेरे शहर के सबसे अमीर आदमी का पैसा मेरे पास आ गया तो कैसा होगा। ये सब वो बातें हैं जिनसे कि जो मतदाता है वो प्रभावित होता है, और चुनाव में इसी प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अब इन्हीं प्रभाव के चलते, जब पिछली बार मोदी जी के 15 लाख के चुनावी वादे के चलते मोदी जी जीत गए थे, हो सकता है कि इस बार अमीरों का पैसा लोगों में बटेगा, अडानी अंबानी का पैसा गरीबों में बटेगा, इसके चलते राहुल गांधी जी जीत जाएं। तो चुनाव प्रचार में पैसे का बड़ा रोल है और हर आदमी चाहता है कि दूसरे का पैसा मेरा कैसे हो। जब मोदी जी चुनाव प्रचार में थे तो ब्लैक मनी कैसे लौटे और उनका पैसा जनता में कैसे आए, ये चुनाव प्रचार का बड़ा आइडिया बना। वो प्रधानमंत्री बन गए, किसी की जेब में कुछ नहीं आया। अब कांग्रेस को लगता है कि यार ये कुछ नहीं कर पाए, अब ब्लैक मनी तो हो सकता है कि चर्चा ही नहीं हो रही है, तो हो सकता है खत्म हो गई हो, लेकिन अंबानी अडानी तो सबको दिख रहे हैं कि इतने पैसे वाले हो गए हैं, इनकी वेल्थ हर दिन अखबार में आती है कि इनकी इतनी बढ़ गई है, मार्केट में इतना पैसा इनके पास आ गया। तो जनता को यदि ये कह दिया जाए कि इनका पैसा आपका होगा, फिर तो सोचो नेक्स्ट लेवल संघर्ष होगा। बस संघर्ष है तो विजय है, तो वो विजय प्राप्त करने निकल पड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बॉल को ऐसे ही कैसे जाने देते, वो भाई साहब इस पर 6 मारने चले आए। उन्होंने कहा भाइयों बहनों, जो कांग्रेस छोड़कर लोग बाहर निकले हैं वो एक बात बड़ी गंभीरता से बताते। देखो, मतदाताओं को हर आदमी एज ए टीचर समझाने लग रहा है। कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है, अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई, वामपंथियों के, लेफ्टिस्ट लोगों के। लेफ्टिस्ट असल में साम्यवादी विचारधारा के जो प्रभाव वाले लोग होते हैं, जो ये मानते हैं कि साहब संसाधनों पर आम आदमी का कब्जा हो, सर्वहारा वर्ग का शासन। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक, सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है।
उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसका सर्वे किया जाएगा, उसका हिसाब लगाया जाएगा। परिवारों में चांदी होती है, आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास में कितना धन है उसका सर्वे कराया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का, ये जो गोल्ड है बहनों का संपत्ति है और जो संपत्ति है सबको ये सबको रूप से वितरित कर दी जाए। समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। अब ये जो बात इन्होंने बोली, और वितरण के साथ साथ आपकी संपत्ति, ये वितरण की कहानी कहां से शुरू हुई, अब उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। असल में हाल ही में जो इंडियन ओवरसीज, कांग्रेस की इंडियन ओवरसीज की जो शाखा है उसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। उन्होंने ANI जो न्यूज़ एजेंसी है उनके साथ में एक इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में वो ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से आर्थिक समानता लाई जा सकती है। भाई अगर आपसे समस्या पूछी जाए, दुनिया भर में अगर चर्चाएं हो रही हैं कि बताओ किसके देश में क्या समस्या है, तो इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की प्रॉब्लम है कि इंडिया तरक्की तो कर रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन विचार कीजिए कि यहां पर देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार है। बाकी जनता तो केवल खुश हो रही है कि हाँ हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं। तो इन सबको इस प्रकार का गर्व कैसे प्राप्त हो कि हाँ ये पैसा मेरा भी है? तो बोले अमीरों का पैसा लो और लोगों में बांट दो। तो अमीरों का पैसा लो और लोगों में बांट दो, तो इसका प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी सभा में जो प्रचार किया वो ऐसे किया कि देख लो आपके पास जो गोल्ड है ना इसका सर्वे कराया जाएगा। अब आप भी कमरे में बैठे बैठे इस बात से चिंतित होने लगेंगे कि यार सच है, अगर मेरे पास जितना पैसा है उसका सर्वे करा लिया गया और सरकार ने कहा कि ये पैसा अब जनता में बांट दो, मैं तो नहीं दूंगा। ये जो विचारधारा है ना कि मैं तो नहीं दूंगा, बस इस फियर फैक्टर को प्रधानमंत्री जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो फियर फैक्टर प्रधानमंत्री जगा रहे हैं जिससे कि उनका वोट बैंक एक साथ हो जाए। कांग्रेस दूसरी तरफ से चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि क्या पता वो 90% जनता मोटिवेट हो जाए कि 10% जनता का पैसा मुझे मिलेगा तो मेरे पास ही पैसा होगा। सब तरफ से लोगों को एक उम्मीदें बांट रहा है, एक डर बांट रहा है, और दोनों ही प्रकार से सब लोग अपनी तरफ से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में अचानक चीज आ जाती है और वो है संपत्ति। संपत्ति कैसे? अक्सर आप और हम जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, दादाजी ने कोई संपत्ति मरते समय छोड़ी तो वो संपत्ति स्वाभाविक रूप से अपने पुत्र तक ट्रांसफर होती है, और अगर घर में महिलाएं भी हैं यानी कि बेटियां भी हैं तो उनका भी उस पर अधिकार होता है। यहां पर सैम पित्रोदा जी का एक बयान आया और उसमें यह कहा कि अगर आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है तो आपके जाने के बाद संपत्ति जनता के बीच भी छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। मतलब मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन था, उसका देहांत हुआ, उसकी पूरी संपत्ति उसके बच्चे के पास ट्रांसफर फिलहाल तो हो जाती है, लेकिन विचार कीजिए कि उसके मरने के बाद पूरी संपत्ति ट्रांसफर ना हो, आधी संपत्ति सरकार रख ले। इस प्रकार का अगर कोई टैक्स लगा दिया जाए तो यह टैक्स देश में इक्वालिटी ला सकता है, क्योंकि अमीर ने कमाया, अब वो पैसा सरकार का हो गया, सरकार का हो गया, वो जनता में बांट देगी, जनता में बांट देगी। पता है पूरी दुनिया में पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद की बहस इसी बात पर टिकी हुई है। पूंजीवादी लोग कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट था तो हम पैसे कमा पाए, हमें सरकार ने कमाने के लिए अलग से दिमाग नहीं दिया, हमारे पास पैदाइशी तरीका था कि पैसे कैसे कमाने हैं। ये तो है पूंजीवादी थॉट। साम्यवादी लोग कहते हैं कि तुमने पैसा कमाया सरकारी संसाधनों का उपयोग करके, हमारे देश का उपयोग करके, हमारे देश के संसाधनों का उपयोग करके ही तो कमाया। दिमाग तुम्हारे पास था तो क्या हुआ, पैसा तो तुमने हमारे ही संसाधनों से कमाया है ना, तो उन संसाधनों पर हमारा भी हक है। ये साम्यवाद की लड़ाई है। तो दुनिया में ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हमारे देश की राजनीति में तो अब चर्चाएं हो रही हैं पूंजीवादी और साम्यवादी की। 1945 के बाद से अमेरिका और सोवियत रूस इसी विचारधारा के कारण तो लड़ रहे हैं।
अमेरिका पूरी तरह से पूंजीवाद का समर्थक है और सोवियत रूस साम्यवाद का समर्थक हुआ करता था। हालांकि 1991 में जाकर के सोवियत रूस ने भी अपनी साम्यवादी विचारधारा त्याग दी और वो भी पूंजीवादी विचारधारा की तरफ निकल पड़ा कि जिनके पास टैलेंट है उन्हें कमाने के अवसर दिए जाने चाहिए। वो तब हुआ जब सोवियत रूस 15 देशों में टूट गया। अमीर देशों ने कहा कि अगर तुम्हारी साथ चल पड़े, तुम्हारी विचारधाराओं के साथ चल पड़े तो बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास टैलेंट है फिर वो आपके देश में रुककर काम नहीं करना चाहेगा। टैलेंट आपके यहां से भाग जाएगा, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। बहुत सारे लोग आज भी भारत छोड़कर दूसरे देशों में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकारी टैक्सेशन जितना तेजी से दूसरे के गले को जब्त कर रहा है, लगभग 40 से 45% एक आदमी अपनी कमाई का टैक्स में पे कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलाकर, जीएसटी और इनकम टैक्स मिलाकर के। ऐसी स्थिति में अगर वो टैक्सेशन देने के बावजूद भी ये डरता रहे कि मैंने आफ्टर टैक्स पे जो संपत्ति बनाई उसका भी मैं आधा सरकार को दे दूं, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं दूसरे देश में जाकर के अपनी कंपनी चलाऊं। आइडिया तो चली गया है, आइडिया तो पता चली गया है और इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपना ही लिया है। तो दूसरे देश में बैठकर यहां पे कंपनी चला लूंगा और दुनिया में बहुत सारी कंपनियां भारत के बाहर इसीलिए चली गई क्योंकि वो वहां से यहां पर, तो टैलेंट मूव कर जाता है जब इस तरह की चीजें होने लगती हैं। खैर कोई बात नहीं, पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई लंबी है और ये आगे भी चलती रहेगी। जैसे जैसे आर्थिक असमानता बढ़ती जाएगी, इन दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनती है। भारत में फिलहाल ये चीजें चल रही हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न और बनना चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा एकेडमिक साइड में ये प्रश्न बनना चाहिए और प्रश्न ये हो कि आज तक भारत में ऐसा हुआ क्यों नहीं? हमें आर्थिक असमानता पता क्या आज ही चली है क्या? हमें तो बहुत पहले से पता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब साहित्यिक प्रश्न बनकर आता है, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भारत में साम्यवाद ने पैर क्यों नहीं पसारे, जबकि हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी के बीच में बड़ा अंतर है, या फिर मतलब जो पूंजीपति हैं और जो आम जनता है उसमें बड़ा अंतर है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी सरकार को जिम्मेदार बताया जाता है। बोले कैसे? बोले सरकार ने जिस प्रकार की समाजवादी विचारधारा अपनाई, जिसमें सरकार ने पूंजीपतियों पर टैक्स लगाया, उनके बस बने हुए टैक्स से गरीबों में सुविधाएं बांट दी, रोजगार बांट दिया, मनरेगा करके अनाज बांट दिया, इस प्रकार की सुविधाएं, फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री एजुकेशन। बोले इससे जो गरीब आदमी है ना उसके अंदर ये वाली हीन भावना पैदा नहीं हुई कि मुझे इसका धन छीनना है, अदरवाइज तो इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई होती। खैर फिलहाल के लिए सैम पित्रोदा जी के बयान के ऊपर आते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो एएनआई को इंटरव्यू दिया उसमें इन्होंने अपनी तरफ से अपना विचार व्यक्त किया था। मतलब इन्होंने एक तरह से कांग्रेस का विचार व्यक्त नहीं किया था, पर इन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा होता है कि वहां लगभग 45% ही व्यक्ति के पास रहता है, 55% सरकार ले लेती है। अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी संपत्ति आगे ट्रांसफर नहीं होती। हालांकि इन्होंने जो बयान दिया उस बयान के ऊपर ट्विटर ने अपनी तरफ से एक मतलब फ्लैग लगाकर यह कहा कि इनका बयान गलत है। ट्विटर ने ही स्पष्ट करते हुए कहा कि नहीं, अमेरिका के अंदर फेडरल इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। साथ ही इसमें यह कहा कि कुछ राज्यों के अंदर, और उन राज्यों की संख्या 50 में से मात्र 6 है जहां पर एस्टेट टैक्स लगता है और वो भी 0 से लेकर 18% ही लगता है और वो भी अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इन्होंने जो बयान दिया उस बयान में इन्होंने कहा था कि हमारे देश के मतलब अमेरिका का उदाहरण लेते हुए कहा था कि बहुत से जगह ऐसे हैं जहां पर 45% ही धन बच्चों तक ट्रांसफर होता है, 55% सरकार रख लेती है। तो इनके इस बयान पर विरासत टैक्स का मतलब इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट टैक्स, जिसमें कि पिता से संपत्ति बच्चे तक अगर आए तो संपत्ति ट्रांसफर होते समय सरकार उस टैक्स उसमें से 55% हिस्सा खुद के पास रख ले, ऐसा इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में ऐसा होता है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? इनका नाम है सैम पित्रोदा, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की जब चर्चा की तो भारत में बहस छिड़ गई कि देखिए कांग्रेस के एक नेता इस प्रकार का विचार रखते हैं कि भारत में ऐसा क्यों ना हो जब दुनिया में ऐसा होता है। हालांकि इनका यह बयान निजी बयान बताया गया, लेकिन इसी बात से
एक प्रकार की बहस छिड़ गई, और वो बहस सैम पित्रोदा के कारण थी। तो थोड़ा सा सैम पित्रोदा के बारे में जान लीजिए। सैम पित्रोदा का जन्म उड़ीसा के अंदर 1942 में हुआ था। इनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा था। कांग्रेस नेता से काफी ज्यादा करीबी थी। मतलब इनकी करीबी इस तरह से समझ लीजिए कि कहते हैं कि राजीव गांधी जी जो कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए, उसके भी विचारक यही थे। ये अमेरिका में ही रहते हैं, वहीं के एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, इंडिया से भी पढ़ाई की है, और ये बाहर ही सेटल हो गए, अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे। इंदिरा गांधी जी इनको इंडिया बुला करके कही थी कि आप अपने कुछ आइडियाज इंडिया में इंप्लीमेंट कराइए, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो उसके बाद ये इंडिया ही रुक गए, और राजीव गांधी जी को इन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए, जिनमें से कंप्यूटर क्रांति के पीछे इनके आइडियाज को जिम्मेदार माना जाता है। साथ ही साथ ये फिर से जब राजीव गांधी जी के बाद में ये फिर से अमेरिका चले गए, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, फिर ये एक बार सलाहकार बन करके इंडिया वापस लौटे, और ये हमेशा मतलब एक प्रकार से समझिए कि प्रधानमंत्री के ही सलाहकार रहे हैं, प्रधानमंत्री को आइडिया देने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो यूपीए सरकार में भी 2004 के अंदर भी प्रधानमंत्री के सलाहकार बनकर के ये लौटे थे, और इन्होंने भारत सरकार को काफी सारे, तो आप सोच लीजिए कि मनमोहन सिंह ने इन्हें नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष बनाया हुआ था। इनके पास 20 पीएचडी और लगभग 100 विश्वव्यापी पेटेंट हैं, बुद्धिजीवी आदमी हैं। तो इनके विचार अगर ऐसे हैं, तो अगर सरकारें आती हैं, भाई राजीव गांधी जी के टाइम पर थे, यूपीए के टाइम पर थे, तो अगर फिर से सरकार रिपीट होती है, सरकार के अंदर मान लीजिए कांग्रेस वापस कभी आती है, तो हो सकता है सैम पित्रोदा वापस आ जाएं। सैम पित्रोदा वापस आए तो इस बार नया विचार लेकर आए इनहेरिटेंस टैक्स का, कि पिता की संपत्ति बच्चे के पास पूरी ट्रांसफर ना हो, और जब पूरी ट्रांसफर ना हो तो हो सकता है कि इस तरह का विचार इनका कांग्रेस के जो अभी फिलहाल जो मैनिफेस्टो है उससे मैच खा जाए। प्रधानमंत्री ने बस इस चीज को सब तरफ से पब्लिक कर दिया कि भाई इनके मैनिफेस्टो के अंदर ये बात तो कही गई है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब सैम पित्रोदा ने ये वाली बात और बोल दी अपनी तरफ से कि उसका तरीका क्या हो सकता है, तो आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। अब ये बात हर किसी के अंदर भय क्रिएट करती है, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो। इन्होंने जब अपना मैनिफेस्टो प्रकाशित किया कांग्रेस ने, तब तो इन्होंने 90% वर्सेस 10% की बात कही थी कि 90% लोगों को 10% लोगों के संसाधन दिखाए जाएंगे, कि देखो 10% के पास ही सारा कब्जा है। लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोग इस 90% में से भी ऐसे हैं जिनके पास में कई बीघा जमीन है, काफी बड़े प्लॉट्स हैं, काफी बड़े इंडस्ट्रीज हैं, काफी सारा रियल एस्टेट भी है, और काफी सारे अच्छे पद भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये इनहेरिटेंस टैक्स जैसी प्रथा आती है, तो वो लोग जो कि उस 90% में आते हैं, 90% से मतलब है जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आने वाले लोग हैं इंडिया के अंदर, जो जनरल से हटके हैं, उन लोगों के पास भी तो बहुत सी संपत्ति है। तो क्या उनकी संपत्ति पर सर्वे हो गया तो उनकी संपत्ति उनके बच्चों में ट्रांसफर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो ये एक अपने आप में बड़ा ही रोचक सा, मतलब कांग्रेस के लिए खुद से ही एक ऐसा वो जाल बन गया है कि वो इसको कैसे समझाती फिरे। बस बीजेपी इस बात को लेकर के, इन्हीं के मैनिफेस्टो को लेकर के दुनिया के सामने घुस गई कि देखिए साहब ये लोग ऐसे कह रहे हैं। इसी बात को इन्होंने अमित शाह जी ने भी कहा कि पहले भी मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, और अब ये लोग भी कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। तो इससे इनका सही चेहरा उजागर हो गया है। बाय द वे, मनमोहन सिंह जी क्या कहा करते थे उसके पीछे काफी ज्यादा बहस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में चलती है। मनमोहन सिंह जी का एक 2006 के अराउंड का वीडियो है जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि महिलाओं का, बच्चों का, अल्पसंख्यकों का विशेष रूप से देश के संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, अल्पसंख्यकों में विशेष रूप से मुसलमानों का देश के संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए। तो वो जो लाइन है कि अल्पसंख्यकों का विशेष रूप से मुसलमानों का देश के संसाधनों पर प्राथमिक अधिकार है, ये लाइन बहुत ज़्यादा वायरल होती है कि मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि देश में अल्पसंख्यक तो बहुत से लोग हैं, बहुत से धर्म देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं, तो उन्होंने हाईलाइट मुसलमानों को ही क्यों किया? तो प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों में इस बात को बहुत फोकस किया है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर आपकी संपत्ति को गरीबों में बांटा जाएगा। गरीब कौन है? तो गरीब कौन है तो बोले वही जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये ज्यादा बच्चे वाला जो बयान है ये मुसलमानों पर केंद्रित है कि भाई ज्यादा बच्चे मुसलमानों के हैं, यानी कि अमीरों से पैसा लेकर के गरीबों में बांटा जाएगा। गरीब कौन है? तो ज्यादा बच्चे वाला है। तो देख लीजिए, इनहेरिटेंस टैक्स लगा करके ये पैसों को गरीबों तक पहुंचाने की योजना है जो कांग्रेस की उजागर हो गई है। इस प्रकार से राजनीति में अब पूरी तरह से धर्म घुस चुका
चुका है, अमीर गरीब घुस चुका है और जाति घुस चुकी है। कांग्रेस ने जातियों की एंट्री कराई थी जाति की तरह से कि साहब अमीर और गरीब में जाति का ही फर्क है, अमीर केवल अमीर जो हैं वो जनरल कास्ट वाले हैं, गरीब सामान्य बाकी जनता है। अब गरीब अमीर की इस लड़ाई में, कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में अब धर्म को भी एंट्री मिल गई है। यहां ज्यादा बच्चे होकर के जो टारगेट किया जा रहा है वो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि देख लो ज्यादा बच्चे इनके होते हैं तो गरीब भी यही हैं। तो वेल्थ अमीरों के नाम पर यानी कमाएंगे सब हिंदू मिलकर के और गरीब बट जाएंगे यानी पैसा बढ़ जाएगा मुसलमानों को। तो ये बात जो है वो चुनावों के अंदर अब बीजेपी समझाने लग रही है। तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से, वो 90% को कांग्रेस टारगेट कर रही है, ये कुल मिलाकर 80% को टारगेट कर रहे हैं। अब देखो किसका पलड़ा भारी बैठता है चुनाव में, यही चीज निकल कर आती है। तो उम्मीद है कि आपको विरासत टैक्स समझ में आ गया होगा, सरकारें किस तरह से। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ये बात इतनी ही अच्छी है तो क्या इस पर पहले कभी विचार नहीं हुआ क्या, और अचानक ये चुनावों में कैसे एंट्री कर गई, और अमेरिका में क्या है। देखिए, एक हमें डेटा मिला लेकिन इसकी सत्यता को हम प्रमाणित नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत सा डेटा मिसलीडिंग भी है, गलत भी है, इसलिए हम इसे मतलब सही नहीं मानते। कुछ जगह इंटरनेट पर या फिर हमें न्यूज़ चैनल्स में डेटा मिला जिसमें यह था कि अमेरिका के बहुत से राज्यों के अंदर एस्टेट टैक्स के नाम से, इनहेरिटेंस टैक्स के नाम से 1% से लेकर 4% के बीच का विरासत टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही केंटकी के अंदर 500 से लेकर के $1000, मैरीलैंड के अंदर इसके अंदर 4 से लेकर 16% तक, अगर $1000 से अधिक की संपत्ति ट्रांसफर हुई। अमेरिका के 6 ही राज्यों में फिलहाल विरासत टैक्स लग रहा है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर धन ट्रांसफर होता है तो 6 ही राज्य ऐसे हैं और वो भी हटाने की कगार पर पहुंच चुके हैं। क्या भारत ने कभी इस विषय पर विचार किया था? बिल्कुल किया था। कब किया था? भारत में 1953 में इसी प्रकार का एक टैक्स लगा था जिसका नाम एस्टेट ड्यूटी रखा गया था। संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 लाया गया था जिसमें संपत्ति एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती थी, अगर किसी के पास में संपत्ति 20 लाख रुपए से अधिक है तो उसकी 85% जो संपत्ति है वो सरकार अपने पास रख लेती थी, और अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की संपत्ति है और 20 लाख के बीच में है तो 7.5% सरकार अपने पास रख लेती थी। तो फिर तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, और प्रश्न यह बनता है कि जब ऐसा ही था तो फिर अभी तक इतनी आर्थिक असमानता क्यों है? 53 से लेकर 85 के बीच में जब सरकारों ने 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति वाले लोगों को इस प्रकार की बात कह दी थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जब भी टैक्सेशन आता है ना तो उसका लूफोल भी साथ में आ जाता है, रास्ता निकाल लेते हैं लोग। रास्ता तब भी क्या निकाल लिया गया था कि लोगों ने संपत्ति अपने नाम से रखना बंद कर दिया, अपने चपड़ासी के नाम से, अपनी कुत्ते के नाम से, अपनी मरी हुई दादी के नाम से, बाबा के नाम से संपत्ति करा दी। आप मर गए, आपको पता ही नहीं चल रहा है संपत्ति किसके नाम से है। पहले इतना इंटरनेट था नहीं, इंटरनेट तो बाद में आया है, इंटरनेट कंप्यूटर बाद में आया। सरकार को बोले साहब फलाने सिंह मर गए, बोले कितनी संपत्ति? साहब 1000 रुपया छोड़ के मरे हैं, अब 1000 पे लगा लो साहब 85 रुपए टैक्स। तो उस समय ना बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला, भ्रष्टाचार के नाम पर, और सरकार किसी बड़े अमीर आदमी के मरने पर जो खर्चा कराती थी ना कि जाओ चेक करो कितनी संपत्ति छोड़ के गया है, बोले साहब कर्जा छोड़ के गया है, बताओ क्या करें। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होता था, जीते जी संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट करने, मरने का इंतजार ही नहीं कर रहा, जीते जी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेटे के नाम पे ही खरीद रहा है, बेटा जीते जी ही प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम पे बेच के तीसरे के नाम कर दे रहा है कि लो कर लो। तो यानी कि साइकिल घूमना शुरू हो गई और सरकार को कुल मिलाकर बहुत ही कम लाभ हुआ। मतलब कि इस पूरी व्यवस्था के अंदर कुछ 1 करोड़ रुपए, 2-1 करोड़ रुपए ही सरकार को टैक्सेशन का लाभ हुआ था। 85% टैक्स लगाने के बाद भी सरकार कुछ कर नहीं पाई। इसके चलते 1985 में राजीव गांधी जी ने इसको हटा दिया। बोले साहब नहीं, मतलब कहते हैं कि राजीव गांधी सरकार के अंदर इसका वो मिलता है, वाकया मिलता है। तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं और जाने से जो लाभ होता है ना वो बहुत कम होता है। मतलब पता चला कि जो टैक्सेशन था वो बहुत कम कलेक्ट किया गया। हाँ, 20 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ था। इतने प्रकार के टैक्स लगाने के बाद भी लोगों ने तरीके निकाल लिए कि कैसे तरीका निकालना है इसको बचाने का। मतलब सीए की चांदी हो गई जी कुल मिला के बात, ये सीए ने तरीके सिखा दिए थे। क्या इसके बाद ये चर्चा में नहीं आया था? आया था, चर्चा में आया था से मतलब क्या है? इसके बाद जब चर्चा में आया तो जयंत सिन्हा जी जो कि बीजेपी के फाइनेंस स्टेट सेक्रेटरी थे, स्टेट मिनिस्टर थे, उनके द्वारा, अरुण जेटली जी के द्वारा भी इसकी वकालत की गई। यानी वकालत का मतलब उन्होंने भी इसकी सार्थकता बताई कि ये चीज होनी चाहिए। होनी चाहिए से मतलब क्या हुआ? इधर देखिए, ये जयंत सिन्हा जी हैं, इनका एक बयान है जिसमें कि ये कहते हुए दिख रहे हैं कि 55% विरासत कर के पक्ष में उन्होंने अपनी बातें रखी थी कि भाई ये तो अच्छी चीज है, अगर ऐसा होता है तो बहुत से देशों के अंदर ऐसा है और ये चाहते थे कि ऐसा टैक्स लग जाए देश के अंदर, लेकिन ये बहस होकर के ही रह गई, लग नहीं पाया। अरुण जेटली जी ने भी इस बारे में अपनी तरफ से कहते हुए इनहेरिटेंस टैक्स की प्रशंसा
भरोसा करते हुए कहा था कि पश्चिमी देशों में इस प्रकार के टैक्स होने से लोग बड़ी संख्या में अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को दान दे देते हैं कि सरकार लेगी, इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल ही खुलवा देता हूं अपनी संपत्ति का, मैं स्कूल ही बनवा देता हूं। तो बोले ये टैक्स तो अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि अमीरों का पैसा बहुतों को आकर्षित करता है, ना केवल कांग्रेस को, बीजेपी को भी खूब आकर्षित किया है। पहले कांग्रेस आकर्षित रही 53 से लेकर के 85 के बीच में, बाद में कांग्रेस के बाद में फिर ये बीजेपी जब सरकार बनी, एनडीए सरकार बनी, ये मोटिवेटेड रहे। अभी जो न्याय बांटने के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस मोटिवेटेड है कि हम पैसा बांटेंगे। आम जनता इसी उम्मीद में हर बार जी रही होती है कि पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग इन्हीं सपनों को दिखा करके कि हां एक दिन 15 लाख आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गरीबी हट जाएगी, इंदिरा गांधी, सबको न्याय मिलेगा, राहुल गांधी, ये सपने हमारे देश में बेचे जाते हैं और इसी प्रकार से चुनाव हमारे देश में होते रहते हैं। खैर, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं बोला है, हम तो केवल जातिगत सर्वे के साथ साथ सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की बात करते हैं। सैम पित्रोदा जी ने कहा मैंने ऐसा बयान अपने निजी वक्तव्य में दिया था, लोग उसको पब्लिक मान ले रहे हैं तो गलत है। खैर कोई बात नहीं जी, चुनाव में बात का बतंगड़ बनता है, बाद में समझने वाली जनता अपने हिसाब से समझती है, जिसको जैसा समझ में आता है वो फैसला लेता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कष्ट कर लें। बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है, जाकर वहां से मेरे बैचेस, नटराज बैचेस RAS के लिए उपलब्ध है, और बाकी एथिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एथिक्स उपलब्ध है, रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध है, नोट्स बुक्स उपलब्ध हैं, आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।